नमस्कार साथियों, आज बात करेंगे कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष, स्वतंत्रता सेनानी और देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिता मोतीलाल नेहरू की। मोतीलाल नेहरू स्वतंत्रता संग्राम के बड़े नेताओं में से एक थे। वे पहले भारतीयों में से एक थे जिन्होंने पश्चिमी शिक्षा प्राप्त की और उनका नाम देश के बड़े वकीलों में शुमार किया जाता था। उनका नाम देश के बड़े रईसों में शुमार किया जाता था। वे समाज सुधारक भी थे। अपने समय में इनका बड़ा रुतबा था। स्वतंत्रता संग्राम से लेकर आज़ाद भारत के निर्माण तक नेहरू परिवार ने जो अभूतपूर्व योगदान दिए हैं वे सराहनीय हैं। स्वतंत्रता संग्राम में अपनी सारी संपत्ति देश के नाम समर्पित करने का उदाहरण पंडित मोतीलाल नेहरू से लेकर पंडित जवाहरलाल नेहरू तक कोई दूसरा नहीं है। भारत को छोड़कर पूरे विश्व में ऐसे परिवार विरले ही मिलते हैं जिन्होंने अपने देश के भाग्य निर्माण में महत्वपूर्ण और निर्णायक भूमिका निभाई हो और देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दी हो। ये दुर्लभ सौभाग्य भारत में नेहरू परिवार को प्राप्त हुआ है। इस परिवार की 3 पीढ़ियों ने भारत की आज़ादी की लड़ाई में अपना सर्वस्व तथा अपनी संपूर्ण संपत्ति निछावर कर दी थी। देश की आज़ादी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले मोतीलाल नेहरू किसी समय देश के सबसे अमीर वकील हुआ करते थे। उनकी प्रतिभा के अंग्रेज अफसर भी कायल थे। उनकी ठाठ बाट वाली जीवन शैली के किस्से बड़े मशहूर थे। हालांकि उनका जन्म एक साधारण परिवार में हुआ, लेकिन उनकी मेहनत के चलते उन्होंने खूब नाम, पैसा और शोहरत हासिल की। कश्मीर का कौल ब्राह्मण परिवार कैसे बन गया नेहरू परिवार? दरअसल जवाहरलाल नेहरू के पूर्वज कश्मीर के कौल ब्राह्मण थे। दिल्ली के राजा फर्रुखसियार की तरफ से स्कॉलरशिप के बाद पंडित राज कौल वर्ष 1716 में बादशाह फर्रुखसियार के बुलाने पर सब परिवार दिल्ली आ गए। दिल्ली में इन्हें नहर के पास रहने के लिए घर दिया गया। यह घर दिल्ली का दिल चांदनी चौक में था। इनका घर नहर के किनारे था, तो फारसी रिवायत के अनुसार स्थान विशेष का तखल्लुस इन्होंने इख्तियार किया और अपने नाम के आगे नेहरू लिखना शुरू किया और नहर के किनारे रहने की वजह से ये आगे जाकर नेहरू कहे जाने लगे। इस तरह पंडित राजकौल के वंशज नेहरू बन गए। मोतीलाल नेहरू का जन्म एक कश्मीरी ब्राह्मण परिवार में हुआ। इनके पिता गंगाधर और माता जीवन रानी मार्च 1861 में गंगाधर नेहरू का निधन हुआ और इनके 3 महीने बाद 6 मई 1861 को मोतीलाल नेहरू का जन्म हुआ। मोतीलाल नेहरू के बड़े उनके 2 भाई और थे, बंशीधर नेहरू और नंदलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू की परवरिश उनके बड़े भाई नंदलाल नेहरू ने की। नंदलाल पहले राजस्थान की खेतड़ी रियासत के दीवान थे, लेकिन कुछ समय बाद उन्होंने नौकरी छोड़ दी और इसके बाद वे आगरा हाई कोर्ट में वकालत करने लगे। जब अंग्रेज हाई कोर्ट को आगरा से इलाहाबाद ले आए तो सब परिवार इलाहाबाद में आ गए और फिर यहीं के होकर रह गए। मोतीलाल नेहरू ने कहाँ और कैसे शिक्षा प्राप्त की? उन्होंने कानपुर से मैट्रिक की और फिर मुईर सेंट्रल कॉलेज इलाहाबाद से अपने आगे की पढ़ाई पूरी की। उस दौर में मोतीलाल नेहरू ऐसी शिक्षा प्राप्त करने के लिए भाग्यशाली हिंदुओं की पहली पीढ़ी में से थे। हालांकि वह बीए फाइनल ईयर की परीक्षा के लिए उपस्थित नहीं हो पाए थे। कानून में उनकी बड़ी रुचि थी। इसी कारण नंदलाल, जो मोतीलाल नेहरू के बड़े भाई थे, उन्होंने मोतीलाल नेहरू की शिक्षा का खर्च उठाया और उन्हें वकालत की पढ़ाई के लिए कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी भेज दिया।
वहाँ उन्होंने बैरिस्टर बनने के लिए पढ़ाई की। यहाँ से मोतीलाल नेहरू ने बार लॉ किया, यानी कानून की डिग्री हासिल की। वे पाश्चात्य शिक्षा पाने वाले पहले भारतीयों में से एक माने जाते हैं। वकील की परीक्षा पास करने के बाद मोतीलाल ने पहले कानपुर में प्रैक्टिस की, लेकिन बाद में इलाहाबाद हाई कोर्ट में प्रैक्टिस के लिए चले आए। उन्होंने दीवानी मुकदमों में खूब नाम और पैसा कमाया। उनके क्लाइंट बड़े रईस परिवार के हुआ करते थे, जिनसे वे खूब मोटी फीस लिया करते थे। धीरे धीरे वे देश के सबसे धनी वकीलों में गिने जाने लगे। मोतीलाल नेहरू को अपने कैरियर की दहलीज पर एक बड़े परिवार की जिम्मेदारी भी निभानी पड़ी। नंदलाल, जो मोतीलाल नेहरू के बड़े भाई थे, उनका 1887 में 42 साल की कम उम्र में ही निधन हो गया और उनकी पत्नी और 5 बेटों की देखभाल मोतीलाल नेहरू ने की। मोतीलाल नेहरू ने स्वरूप रानी कौल से शादी की और 14 नवंबर 1899 को उनके घर एक बेटे का जन्म हुआ, जो भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू बने। बाद में उनके 2 बेटियों का भी जन्म हुआ, जो विजय लक्ष्मी पंडित के नाम से विख्यात हुई और कृष्णा, जो कृष्णा हठी सिंह के नाम से जानी गई। हालांकि स्वरूप रानी मोतीलाल नेहरू की दूसरी पत्नी थी। उनकी पहली शादी बहुत कम उम्र में हुई थी, लेकिन प्रसव के दौरान पहली पत्नी और पहले जन्मे बेटे दोनों को खो दिया था। विजय लक्ष्मी पंडित ने अपनी आत्मकथा द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस में बचपन की यादों को ताज़ा करते हुए लिखा है कि उनके पिता पूरी तरह से पश्चिमी विचारों और रहन सहन के कायल थे। उस दौर में उन्होंने अपने सभी बच्चों को अंग्रेजी शिक्षा दिलवाई। विजय लक्ष्मी पंडित के अनुसार उस दौर में मोतीलाल नेहरू आनंद भवन में भव्य पार्टियां किया करते थे, जिसमें देश के नामी गिरामी लोग और अंग्रेज अधिकारी शामिल हुआ करते थे। मोतीलाल नेहरू को अंग्रेज चीफ जस्टिस भी खास तवज्जो देते थे। उन दिनों सर जॉन एज इलाहाबाद में चीफ जस्टिस थे। वो मोतीलाल नेहरू को बेहद काबिल वकीलों में रखते थे। जब वो जिरह करने आते थे तो उन्हें सुनने के लिए बड़ी भीड़ लग जाती थी। कुछ समय बाद मोतीलाल नेहरू को एक केस के लिए बहुत मोटी रकम मिलने लगी, जो हज़ारों में थी। उनके पास बड़े जिमींदारों और ताल्लुकदारों, राजाओं महाराजाओं के ज़मीन से जुड़े मामलों के केस आने लगे। वे देश के सबसे महंगे वकीलों में शुमार हो गए। उनका रहन सहन भी अंग्रेज़ों सा आधुनिक था। कोट पैंट, घड़ी, तमाम तरह के शान शौकत से रहने लगे। 1899 के बाद वो लगातार मुकदमों के लिए इंग्लैंड जाते और वहाँ महंगे होटलों में ठहरते थे। उन दिनों भारत में कारें नहीं बनती थी, बल्कि विदेशों से खरीद कर मंगाई जाती थी। इलाहाबाद में उन दिनों शायद ही कोई कार थी। इलाहाबाद की सड़कों पर आई पहली विदेशी कार नेहरू परिवार की ही थी, जिसे हम आज आनंद भवन के नाम से जानते हैं और जो गांधी परिवार की पहचान है, वह वास्तव में सर सैयद अहमद खान का था और इसका नाम स्वराज भवन था। मोतीलाल नेहरू ने इसे 19,000 रुपये में इलाहाबाद में खरीद लिया। तो उस समय वह बड़ी अच्छी स्थिति में नहीं था, लेकिन बाद में उसे मोतीलाल नेहरू ने रेनोवेट करवाया और कुछ स्रोतों से ये भी पता लगता है कि आनंद भवन नाम अकबर इलाहाबादी ने रखा था। ये घर आज़ादी की लड़ाई में मील का पत्थर साबित हुआ। महात्मा गांधी जी पहली बार 1919 में स्वराज भवन आए और 1920 में
असहयोग आंदोलन यहीं से शुरू हुआ। यही वह स्थान है जहां पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपना बचपन बिताया। जवाहरलाल नेहरू ने 1916 में अपने वैवाहिक जीवन की शुभारंभ इसी भवन से किया और 1938 में जवाहरलाल नेहरू की मां स्वरूप रानी की मृत्यु भी यहीं पर हुई। भारत का संविधान लिखने के लिए चुनी गई आल पार्टी का सम्मेलन भी इसी स्वराज भवन में हुआ था। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का जन्म भी यहीं पर हुआ। 1942 में इंदिरा गांधी जी का विवाह भी इसी भवन में हुआ। 1970 में इंदिरा गांधी जी ने इस भवन को म्यूजियम में बदलकर भारत सरकार को सौंप दिया। 1919 में अमृतसर के जलियांवाले बाग हत्याकांड ने ब्रिटिश शासन ने मोतीलाल नेहरू के विश्वास को चकनाचूर कर दिया और उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में उतरने का फैसला किया। ब्रिटिश सरकार ने जलियांवाले बाग घटना की जांच के लिए एक आयोग नियुक्त किया। कांग्रेस ने इस आयोग का बहिष्कार किया और अपनी जांच समिति नियुक्त की। महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास इसके सदस्यों में शामिल थे। मोतीलाल नेहरू के जीवन में बदलाव तब आया जब वे महात्मा गांधी के संपर्क में आए। महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन के आह्वान के बाद उन्होंने अपनी वकालत छोड़ दी और यहाँ तक कि उनका बिछौना भी ज़मीन पर लगने लगा। उन्होंने अपनी विलासितापूर्ण जीवन शैली को भी त्याग दिया, अपने पश्चिमी कपड़े और सामान भी त्याग दिए और खादी पहनना शुरू कर दिया। अपनी ठाठ बाट वाली जीवन शैली छोड़कर आज़ादी के लिए आंदोलन में कूद पड़े। आज से करीब 100 साल से भी अधिक समय पहले सन 1919 में वे पहली बार अमृतसर में कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। मोतीलाल नेहरू देश की आज़ादी के लिए लड़ते रहे और कई बार जेल गए। इसी समर्पण की वजह से 1928 में दूसरी बार कलकत्ता में कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। उस समय कांग्रेस कोई सत्ता में आने के लिए लड़ाई नहीं लड़ रही थी, कोई कुर्सी के लिए लड़ाई नहीं लड़ रही थी। उस समय कांग्रेस देश की आज़ादी के लिए आंदोलन कर रही थी, देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ रही थी। मोतीलाल नेहरू ने लंबे समय तक देश के लिए लड़ाई लड़ी। उसी दौरान वे जेल भी गए, 2 साल से भी अधिक समय तक जेल की सज़ा काटी। सन 1922 में महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन में शामिल होने पर अंग्रेज़ों ने पंडित मोतीलाल नेहरू को गिरफ्तार किया और जेल भेज दिया। हालांकि चोरा चोरी कांड के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया तो पंडित नेहरू ने खुलकर उनकी आलोचना की और कांग्रेस से नाता तोड़ लिया। सन 1923 में उन्होंने देश बंधु चित्तरंजन दास के साथ मिलकर स्वराज पार्टी की स्थापना की। स्वराज पार्टी का उद्देश्य सरकार का विरोध करने के लिए निर्वाचित सदस्यों के रूप में विधानसभा में प्रवेश करना था। मोतीलाल नेहरू ने पहले स्वराज पार्टी के सचिव और बाद में वे अध्यक्ष बने। वे केंद्रीय विधानसभा में विपक्ष के नेता बने और सरकार के फैसलों का जोरदार विरोध किया। साल 1926 में मोतीलाल नेहरू ने भारत को स्वराज या डोमिनियन स्टेट देने के लिए प्रारूप बनाने के लिए प्रतिनिधि सम्मेलन की मांग की। इसके खारिज होने पर उन्होंने अपने साथियों के साथ असेंबली से त्याग पत्र दे दिया और कांग्रेस में वापस आ गए। साल 1927 में जब साइमन कमीशन बना तब मोतीलाल नेहरू को कांग्रेस की ओर से स्वतंत्र भारत के संविधान का खाका तैयार करने के लिए कहा गया। साल 1928 में वे फिर से कांग्रेस अध्यक्ष बने और उनके अध्यक्ष रहते ही ये जिम्मा उन्हें दिया गया था।
साइमन कमीशन के खिलाफ स्वतंत्र भारत का संविधान बनाने के लिए बने इस कमीशन को नाम दिया गया नेहरू कमीशन। इसने संविधान का जो ड्राफ्ट तैयार किया उसे नेहरू रिपोर्ट कहा जाता है। इसी नेहरू रिपोर्ट को भारतीयों द्वारा भारत के लिए लिखा गया पहला संविधान भी माना जाता है। इसमें मोतीलाल नेहरू कमीशन के अन्य सदस्यों ने ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और न्यूजीलैंड की तर्ज पर डोमिनियन स्टेट देने की मांग की थी। महात्मा गांधी ने इस रिपोर्ट पर इस शर्त के साथ सहमति दी कि साल भर में इसे लागू नहीं किया गया तो देश पूरी स्वाधीनता की मांग करेगा। वहीं कई राष्ट्रवादी नेता इस रिपोर्ट के खिलाफ थे और उनका कहना था कि पूर्ण स्वराज की मांग ही की जानी चाहिए। इन नेताओं में पंडित मोतीलाल नेहरू के बेटे पंडित जवाहरलाल नेहरू भी थे। वैसे इस रिपोर्ट की अनुशंसा लागू नहीं हुई और देश में पूर्ण स्वराज की मांग रख दी। 1930 में मोतीलाल नेहरू को गिरफ्तार किया और उनके बिगड़ते स्वास्थ्य को देखते हुए 1931 में उन्हें फिर से रिहा कर दिया गया। 6 फरवरी 1931 को इस महान शख्सियत का 69 साल की आयु में निधन हो गया। मोतीलाल नेहरू को भारत के सबसे शक्तिशाली राजनीतिक वंश के पितामह के रूप में याद किया जाता है। उन्होंने जो नींव रखी वो भारत के इतिहास की गौरवशाली इमारत बनकर तैयार हुई। इन्हीं के परिवार ने भारत को 3 प्रमुख प्रधानमंत्री भी दिए, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी। ऐसे वीर पुरुष, दानशील, प्रतिभाशाली व्यक्तित्व कभी कभी सहस्ताब्दियों में एक बार ही अवतरित होते हैं। ऐसे आदर्श नेता एवं त्याग की मूर्ति, महान स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय पंडित मोतीलाल नेहरू जी को कोटि कोटि नमन। जय हिंद। नमस्कार साथियों।